हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज से ठीक एक महीने पहले यानी कि 16 नवंबर को मैंने सेकंड पेड वीडियो बनाया था और वो वीडियो बहुत लंबा हो गया था, करीबन 45 मिनट का हो गया था। मैंने जो मैं बताना चाहता था वो सारी बातें उसमें आई नहीं थी। तो मैंने आपको कहा था कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो फ्री रहेगा। जिन भी लोगों ने पे किया है उन सबको ये वीडियो मैं खुद से अपनी तरफ भेजूंगा। परंतु मैंने सोचा जब फ्री है ही तो क्यों ना ये सभी को देखने को मिले। तो ये फ्री वीडियो जो है ये आप सभी के लिए है। ये वीडियो में जो सेकंड पेड वीडियो में मैंने बात कही थी उसके आगे की बात मैं दोहराऊंगा। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि सेकंड पेड वीडियो में मैंने मैक्रोवेव इन्वेस्टिंग के ऊपर में बात किया था और काफी लंबी बात की थी, 35 मिनट शुरुआत के मैक्रोवेव इन्वेस्टिंग पे ही बात किया था और लास्ट के 8 से 10 मिनट में मैंने जो दो इन्वेस्टमेंट किए हैं उस पे मैंने बात की थी और वो विस्तृत रूप से मैं आपको बता नहीं पाया था इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या रीजन है क्यों मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया। तो आज मैं शुरुआत वहीं से करूंगा। आप में से कई लोगों के मुझे फोन आए और मुझसे लोगों ने पूछा कि भाई मैं स्पोर्ट्स के सेक्टर पे क्यों इतना ज्यादा बुलिश हूं, क्योंकि जो दोनों मैंने कंपनीज बाय की थी जो 16 नवंबर में के पेड वीडियो में मैंने बताया था वो दोनों की दोनों स्पोर्ट्स सेक्टर से रिलेटेड थी। तो ये वाजिब सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि भाई इस एआई और सेमीकंडक्टर के युग में मैं क्यों स्पोर्ट्स सेक्टर पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, स्पोर्ट्स इन्वेस्टिंग मुझे क्या रिटर्न देगा। तो दोस्तों यहीं से आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इन्वेस्टमेंट थीसिस बताता हूं कि मैंने क्यों स्पोर्ट्स की दोनों कंपनीज जो हैं वो बाय की हैं। पहला तो ये है कि देखिए एक रॉस आर्क्टोस स्पोर्ट्स इंडेक्स है, ROSS, आर फॉर राजीव, ओ फॉर ऑरेंज, एस फॉर सिंगापुर, एस फॉर सिंगापुर, रॉस आर्क्टोस, ए फॉर अमेरिका, आर फॉर राजीव, सी फॉर चाइना, टी फॉर टाटा, ओ फॉर ऑरेंज, एस फॉर सिंगापुर। रॉस आर्क्टोस स्पोर्ट्स इंडेक्स कहता है कि जो स्पोर्ट्स सेक्टर है इसका ओवरऑल मार्केट के साथ में कोरिलेशन कम है। बीटा जो है, बीटा यानी कोरिलेशन आप समझ लीजिए, वो कम है, 0.5 है। तो यानी अगर स्टॉक मार्केट गिरता है या बॉन्ड मार्केट गिरता है तो ऐसे समय में स्पोर्ट्स सेक्टर की जो कंपनीज हैं इसमें गिरावट नहीं देखी जाएगी। बीटा कम है, कोरिलेशन कम है। तो ये एक बहुत बड़ा सेफ पैसेज आपके लिए है यदि मार्केट में आपको अंदेशा है कि स्टॉक मार्केट गिरने वाला है बुरी तरीके से आने वाले दिनों में। तो ऐसे ही सेक्टर में जाइए जहां पे आपको रिटर्न तो मिले बट ओवरऑल मार्केट के साथ में उसका कोरिलेशन कम रहे। दूसरा जो बड़ा थीसिस है वो ये है कि ये रिसेशन रेजिस्टेंस है। यदि आपको लग रहा है कि 2026 में अमेरिका में रिसेशन आ सकता है और वर्ल्ड के सारे स्टॉक मार्केट्स अमेरिका को ही कॉपी करते हैं तो हो सकता है कि बाकी मार्केट्स में भी रिसेशन आए। रिसेशन आता है तो स्वाभाविक सी बात है कि स्टॉक मार्केट उससे अछूता नहीं रहता और स्टॉक मार्केट भी गिरता है। तो रॉस आर्क्टोस इंडेक्स स्पोर्ट्स इंडेक्स का ये मानना है, मतलब उसके हिसाब से कि ये रिसेशन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और उसके पीछे लॉजिक भी है। इस सदी के जो दो बड़े क्रैश हुए, पहला क्रैश जो था वो डॉट कॉम बबल बस्ट हुआ था मार्च 2000 से लेके ये लगभग 2002 के एंडिंग तक चला था। तो इस दौरान और जो दूसरा बड़ा रिसेशन आया, मार्केट गिरा, वो था सबप्राइम मॉर्गेज का जो क्राइसिस 2008-9 में आया। तो ये दोनों ही पीरियड में देखा गया कि जब वर्ल्ड मार्केट 30% 40% डाउनफॉल हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट्स 30% 40% गिर रहे हैं, उस टाइम में स्पोर्ट्स की कंपनीज ने 7 से 8% का रिटर्न दिया। यानी एक तरफ पूरा मार्केट गिर रहा है, दूसरी तरफ ये स्पोर्ट्स रिलेटेड जो कंपनीज हैं इनके स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा रीजन है क्योंकि मैं 2026 में मेरा कोई बहुत ज्यादा अच्छा जो है वो 2026 के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट आउटलुक कोई
बहुत स्ट्रांग नहीं है। जैसे सिल्वर पे 2024 के एंडिंग में मैंने आपको बताया था कि आई एम वेरी बुलिश। 2026 में मैं किन चीजों पे बुलिश हूं, किन चीजों पे बेयरिश हूं, ये इन्वेस्टमेंट आउटलुक मैं 28 दिसंबर को एक पेड वीडियो ला रहा हूं जिसमें मैं बताऊंगा। आप में से जो भी ये देखने के इच्छुक हैं वो मुझे 9860317209 पे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। पेड वीडियो की फीस है 500 रुपीज। तो यदि आप देखना चाहते हैं तभी आप मुझे मैसेज भेजिए। अब आते हैं फिर से इस पे। तो ये जो रिसेशन में अच्छा परफॉर्म जो स्पोर्ट्स कंपनी करती है वो भी एक बड़ा रीजन रहा है कि मैं मैंने दोनों जो कंपनीज खरीदी वो स्पोर्ट्स रिलेटेड खरीदी, जो मैंने सेकंड पेड वीडियो में आपको बताया। थर्ड रीजन जो है वो ये है कि एज पर अगेन द स्पोर्ट्स इंडेक्स, पिछले 20 सालों में 20 इयर्स में स्पोर्ट्स कंपनीज ने 13.2% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। ठीक है, उसी दौरान S&P 500 जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है अमेरिका का, अमेरिका की 500 सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनीज को ये लेता है, इस इंडेक्स ने पिछले 20 साल में, 2 दशक में 11% का रिटर्न दिया है, 11.2% टू बी प्रिसाइज। जबकि वही 20 सालों में आपके स्पोर्ट्स कंपनीज ने 13.2% का रिटर्न दिया। तो 3 बड़े रीजन मैंने आपको बताए। पहला तो ये कि कोरिलेशन ओवरऑल मार्केट से इसका कम है, बीटा कम है। दूसरा ये कि ये रिसेशन में भी अच्छा परफॉर्म करता है, पॉजिटिव रिटर्न देता है जब ओवरऑल मार्केट जो है वो नेगेटिव रिटर्न देता है। और तीसरा ये कि पिछले 20 साल में यानी लॉन्ग टर्म रिटर्न देखें तो एवरेज जो रिटर्न स्टॉक मार्केट का आया उससे काफी ज्यादा रिटर्न जो है वो स्पोर्ट्स कंपनीज ने दिया है। तो अबव नॉर्मल रिटर्न इज अगेन वन रीजन। उसके अलावा जो है वो हाई ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो है वो एक बड़ा रीजन है। अब आप बोलेंगे हाई ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मतलब क्या? मतलब ये कि टीवी, रेडियो, डिजिटल, मोबाइल, इन सब पे जो ब्रॉडकास्ट होते हैं इवेंट्स, इनके लिए जो मीडिया कंपनीज पे कर रही हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इन स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजीज को जो पेमेंट मीडिया से मिल रहा है वो काफी हाई है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इंग्लिश प्रीमियर लीग का। 1987-88 में जब 4 साल के लिए मीडिया राइट्स बिके थे इंग्लिश प्रीमियर लीग के, तो आईटीवी जो वहां का बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप है उसने 2 मिलियन पाउंड में पर ईयर में ये मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे थे। यानी 4 साल का लगभग 8-9 मिलियन पाउंड जो है वो आपको पड़ा था। यही चीज 2007 से लेके 10 का जो 4 साल का पीरियड था उसमें बढ़ के 1.7 बिलियन पाउंड होगी। 2016 से 19 वाला यानी ठीक 10 साल बाद जो साइकिल 4 साल का साइकिल आया ब्रॉडकास्टिंग राइट का, वो 1.7 बिलियन पाउंड से बढ़ के 3 बिलियन पाउंड हो गया। और जो अभी एग्जिस्टिंग साइकिल चल रहा है 2022 से 2025 का, इसमें ग्लोबल मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो इंग्लिश प्रीमियर लीग के बिके हैं वो 10 बिलियन पाउंड्स के हैं। एक पाउंड में $1.34 होता है लगभग, यानी समझ लीजिए कि $13.4 बिलियन में ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिके। अब आप बोलोगे मैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बात क्यों कर रहा हूं? दोस्तों ये पहले ही ऑक्शन हो जाते हैं। तो पहले ऑक्शन हो जाते हैं तो आपको एक स्टेबल रिटर्न दिखता है। आपको पता है कि कौन से क्लब को कितना पैसा मीडिया राइट्स के माध्यम से आएगा। तो ये आपको जो है एक स्टेबल रिटर्न जो है वो प्रोवाइड करता है। प्रेडिक्टेबल कैश फ्लोज जो है वो आपको पता रहती हैं, स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम बना रहता है। और जिस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मतलब जबरदस्त रूप से बढ़े, आप समझ लीजिए कि 1988 में 8 मिलियन पाउंड में गया था और आज की डेट में 10 बिलियन पाउंड में गया। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इनफैक्ट 2007-10 में भी 1.7 बिलियन पाउंड था, यानी 5 गुना से ज्यादा पिछले 15 साल के अंदर में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो है उसके प्राइजेस ऊपर गए। जाहिर सी बात है जो प्रीमियर लीग में फुटबॉल क्लब्स इन्वॉल्व है उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो गई, उनको बहुत ज्यादा अच्छे पैसे जो है इसके माध्यम से मिले हैं।
तो एक स्टेबल कैश फ्लो, एक स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं ये स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स लीग्स। तो ये 4-5 जो मैंने आपको बड़े रीजंस बताए, मैं फिर से दोहरा देता हूं। पहला, ओवरऑल मार्केट के साथ में बीटा जो है यानी कोरिलेशन जो है वो स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी का कम है। दूसरा ये कि ये रिसेशन रेजिस्टेंस है, रिसेशन के टाइम में 7 से 8% का इसने रिटर्न दिया था। जो 2 पिछले रिसेशन आए थे, एक डॉट कॉम बबल के बाद में, दूसरा सब प्राइम क्राइसिस के बाद में। तीसरा ये कि ये अबव नॉर्मल रिटर्न इसने पिछले 2 दशकों में दिया। यदि हम लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करें, S&P 500 ने 11% का रिटर्न दिया है, जबकि स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी ने 13.2% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल आपको थीसिस समझ में आ गया कि मैं क्यों स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। अब मैं बात करता हूं उस पहले स्टॉक की जिसमें मैंने परचेज किया है, जो मैंने सेकंड पेड वीडियो में आप लोग को बताया था, वो था मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। आप बोलोगे कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब में मैंने क्यों निवेश किया। मैं पहले तो आप लोग को 1-2 चीजें बता देता हूं। पहला तो ये कि मैं सेबी अप्रूव्ड एनालिस्ट नहीं हूं, तो इसलिए मैं जो भी बाय कर रहा हूं आपको वही बाय करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि इसमें मेरे कोई हिडन एजेंडा हो, मैं बहुत दुष्ट व्यक्ति हूं, लोभी हूं, कुछ भी हो सकता है, मैं आपको भटका रहा हूं। ये सारे कारणों को सोचते समझते हुए कि ऐसा हो सकता है, ऐसे चांसेस है, आप मेरी बातों को पूरी तरीके से फेस वैल्यू पे ना लें। अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करें या खुद रिसर्च करें और उसके बाद ही कुछ भी निवेश का जो है वो आप डिसीजन लें। मैं आपको बता रहा हूं मेरे रीजंस। ओके, तो पहली चीज तो ये हुई। दूसरी ये कि मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब आज लगभग 3 दशकों में सबसे बुरे समय से गुजर रहा है। ठीक है, सबसे बुरे समय से परफॉर्मेंस वाइज। आप पूछोगे क्यों? देखिए 2023-24 में पहला साल ऐसा बना था जब मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने गोल कम किए थे और गोल ज्यादा खाए थे, यानी उन पे ज्यादा गोल हुए और उन्होंने गोल कम किए। ठीक है, 57 गोल्स उन्होंने कुछ किए थे प्रीमियर लीग में और 58 गोल खाए थे। तो ये मतलब ये पहले कभी हुआ नहीं था। 25-30 साल पहले कभी हुआ होगा तो ये बड़ा ही उनका बुरा परफॉर्मेंस रहा। फिर उसके बाद में चैंपियंस लीग के लिए वो लोग सिलेक्ट नहीं हुए। 2026 में जो चैंपियंस लीग होने वाली है उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तीसरा, वो 15 या 17 नंबर पे इंग्लिश प्रीमियर लीग में रहे, जो उनका पिछले 25-30 सालों में सबसे खराब प्रदर्शन है। तो ऑन ग्राउंड बहुत ही बुरा परफॉर्म जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब कर रहा है। ऑन ग्राउंड बहुत बड़े प्रॉब्लम में है। तो ऐसे टाइम पे मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को बाय करना, ये थोड़ा सा काफी आप लोगों को बहुत लोगों को आश्चर्यजनक लगा होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तो उसका भी मैं थीसिस आपको रीजंस बताता हूं। दोस्तों, मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर आने के पहले मैं आपको जरा इंग्लिश प्रीमियर लीग्स में जो अलग अलग क्लब्स हैं उनके ऊपर में थोड़ा सा आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको कहीं पे भी ये सारी जानकारी एक साथ नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, चेल्सिया फुटबॉल क्लब जो है, इसको एक रशियन बिजनेसमैन ओन करते थे, रोमन अब्रामोविच। रोमन अब्रामोविच वही ओलिगार्क जो रशियन कुछ 10-15 पूंजीपतियों ने पूरे रशिया पे जो कब्जा कर लिया था बोरिस येल्सिन के टाइम में, उनमें से एक थे। चेल्सिया फुटबॉल क्लब वो ओन करते थे। 2002 में उन्होंने 2003 में उन्होंने 140 मिलियन पाउंड में चेल्सिया को खरीदा था और 2023 में यानी ठीक 20 साल बाद चेल्सिया को एक प्राइवेट इक्विटी फर्म जो है अमेरिका बेस्ड क्लियर लेक कैपिटल और एक वहां के बहुत बड़े बिजनेसमैन है टॉड बॉयले, इन दोनों ने मिलकर खरीदा। उस 2023 में जो वैल्यू लगाया था वो वैल्यू था 4.2 बिलियन पाउंड। यानी आप सोचिए 140 बिलियन पाउंड में जो रोमन अब्रामोविच ने 2003 में जिस क्लब को खरीदा था, उसका वैल्यूएशन 20 साल बाद बढ़ के हो गया 4.2 बिलियन पाउंड। यानी कितना परसेंट रिटर्न हुआ? 3000%। 30 टाइम्स रिटर्न जो है ये चेल्सिया क्लब ने दिया।
इट्स ए फिनोमिनल अबनॉर्मल रिटर्न। ठीक है, तो ये हुआ। टॉड बॉयली जो है ये बहुत बड़े, आप समझ लीजिए कि स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले अमेरिकन सिटीजन हैं। टॉड बॉयली का इन्वेस्टमेंट जो है वहां पे कई अमेरिका में कई स्पोर्ट्स क्लब्स में उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। दूसरा जो फुटबॉल क्लब है वो है लिवरपूल, फेमस अगेन। लिवरपूल फुटबॉल क्लब को परचेज किया था फेनवे स्पोर्ट्स ग्रुप ने 2010 में, यानी आज से ठीक 15 साल पहले ये बाय किया था लिवरपूल को। फेनवे स्पोर्ट्स ग्रुप जो है इसको ओन करते हैं जॉन हेनरी। जॉन हेनरी और फेनवे स्पोर्ट्स ग्रुप ने 300 मिलियन पाउंड में लिवरपूल क्लब को बाय किया था 2010 में। आज इसका वैल्यूएशन, करंट वैल्यूएशन जो है वो 4.3 बिलियन डॉलर है। तो आप ये समझिए कि ये भी लगभग 1,500% के आसपास में रिटर्न दे रहा है। अगेन जॉन हेनरी जो है ये बहुत बड़े स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, अमेरिकन बेस्ड एंटरप्रेन्योर है, और ये एक और बहुत बड़ी स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी को ओन करते हैं। क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कौन सी वो स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी है? चलिए मैं आपको बता देता हूं। ये रेड बॉस्टन सॉक्स, जो बहुत बड़ी बेसबॉल की स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी, मतलब स्पोर्ट्स टीम है, ये न्यूयॉर्क यांकीज के बाद में अमेरिका के सबसे फेमस बेसबॉल क्लब है। ठीक है, रेड बॉस्टन सॉक्स। रेड बॉस्टन सॉक्स को यही फेनवे स्पोर्ट्स ग्रुप जो है यही ओन करता है। जॉन हेनरी जो है ये इसके मेनली प्रमोटर है। तो आप ये सोचिए, पहले वाले में 3000% रिटर्न चेल्सिया में, लिवरपूल में 1,500% के आसपास में रिटर्न। तीसरा है आर्सेनल। आर्सेनल फुटबॉल क्लब को स्टैन क्रॉन्के करके जो है उनका क्रॉन्क स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है, इन्होंने 2018 में परचेज किया। 2007-8 में स्टैन क्रॉन्क जो है वो आर्सेनल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आए थे, माइनॉरिटी स्टेक उन्होंने बाय किया था, और 10 साल के अंदर में उन्होंने पूरी तरीके से जो है वो आर्सेनल फुटबॉल क्लब को बाय कर लिया। रशियन अगेन एक बिजनेसमैन थे, ओलिगार्क थे, अलिशर उस्मानोव, ये मेटल्स में रशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो ये उस्मानोव साहब से जो है इन्होंने, स्टैन क्रॉन्क ने ये फुटबॉल क्लब जो है आर्सेनल ये खरीदा। इसका परचेज प्राइस जो है वो मुझे मिला नहीं, बट आज की डेट में, हाँ, 2018 में जो टोटल वैल्यू जो लगा था वो था 1.8 बिलियन पाउंड का, आर्सेनल फुटबॉल क्लब का। 1.8 बिलियन पाउंड में पूरी तरीके से उस्मानोव ने अपने स्टेक्स जो हैं वो स्टैन क्रॉन्क को बेच दिए थे। तो इसमें भी अच्छा खासा जो है वो रिटर्न आया है। 2000, आप समझिए कि 2000 की स्टार्टिंग में ये रशियन ओलिगार्च अलिशर उस्मानोव ने आर्सेनल को बाय किया था। अगेन 15 साल के अंदर में अच्छा रिटर्न लेके वो बाहर निकल गए। देन न्यूकैसल यूनाइटेड, ये बहुत बड़ा बढ़िया एक टाइम में, बहुत, जब मैं जवानी के दिनों में था, कॉलेज में था, तब उस टाइम में ये फुटबॉल क्लब अपने चरम पे था। और एलन शेरर करके इंग्लैंड के बहुत फेमस फुटबॉलर थे, वो इसके कैप्टन हुआ करते थे। एलन शेरर आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, काफी फेमस प्लेयर रहे। न्यूकैसल यूनाइटेड को सऊदी अरबिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने मात्र 300 मिलियन पाउंड में 2022 में खरीदा, मात्र 300 मिलियन पाउंड में। तो ये इसके अंदर में भी सऊदी लोग घुस गए हैं। पांचवा क्लब मैनचेस्टर सिटी, इसको 2008 में अबू धाबी यूनाइटेड ग्रुप ने खरीदा। अगेन ये सोवेरियन वेल्थ फंड है यूएई का। न्यूकैसल को सऊदी अरबिया के सोवेरियन वेल्थ फंड ने खरीदा। मैनचेस्टर सिटी जो है उसको अबू धाबी के जो शेख हैं उनके सोवेरियन, उनके वेल्थ फंड ने खरीद लिया 2008 में। ये भी बहुत ही सस्ते दाम पे मिली। आज मैनचेस्टर सिटी का वैल्यूएशन जो है 5 बिलियन पाउंड, 5 बिलियन पाउंड के आसपास में है। तो ये मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, इसमें कुछ पैटर्न नजर आ रहा है। पैटर्न क्या है? एक और आपको क्लब बताता हूं, पेरिस सेंट जर्मन। ये पहली यूरोपियन फुटबॉल क्लब थी जिसके अंदर में अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ने परचेज किया था। 2004 या 5 की बात है।
देन अगेन 2011 में पेरिस सेंट जर्मन जो है इसको कतार स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट ने 2011 में खरीद लिया। तो आप क्या पैटर्न देख रहे हैं? दो पैटर्न जो उभर के सामने आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि इंग्लैंड के या यूनाइटेड किंगडम के जो फुटबॉल क्लब्स हैं इसके अंदर में अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फंड या अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स जो स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो घुस रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर में गल्फ के जो सोवेरियन वेल्थ फंड है वो घुस रहे हैं, जैसे कतार हो गया। मैंने आपको बताया पेरिस सेंट जर्मन को जो है पीएसजी को उन्होंने 2011 में बाय किया। मैंने जैसा कि आपको बताया कि सऊदी अरबिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने न्यूकैसल यूनाइटेड को खरीदा। मैंने जैसे आपको बताया कि मैनचेस्टर सिटी को जो है अबू धाबी यूनाइटेड ग्रुप ने 2008 में खरीदा। तो बेसिकली ये जो फुटबॉल क्लब्स है ये रिच लोगों के लिए, खास तौर पे जिनके पास में ऑयल वेल्थ है या जो स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर्स है जिनको चलाना आता है, वो लोग भारी भरकम पैसे देके इन फ्रेंचाइजीज को जो है ये खरीद रहे हैं। ये बड़े बड़े ब्रांड्स है ना, मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, चेल्सिया। तो मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के भी अच्छे दिन आने वाले। अच्छे दिन कैसे आने वाले, क्यों मुझे लग रहा है? मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब में 2023 में ब्रिटेन के जो सबसे रईस व्यक्ति हैं जिम रेडक्लिफ, JIM रेडक्लिफ, RATCLIFF, ये इनियोस करके ग्रुप है उसके मालिक हैं। जिम रेडक्लिफ ने 27.7% स्टेक जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब में परचेज किया है 2023 में। मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब में जो मेन शेयर होल्डर है वो है ग्लेजर फैमिली। 2005 में इन्होंने $1 बिलियन पाउंड में जो है वो इस क्लब को खरीदा था और 2005 से लेकर 2025 तक वो अपने आप को ही जो है इन्वेस्टमेंट फीस के रूप में $1.25 बिलियन के ऊपर पेमेंट कर चुके हैं। तो एक ग्लेजर फैमिली जो है बड़ी ही कहा जाए कि बदनाम हो रही है यूके में कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसा बेहतरीन फुटबॉल क्लब जो है उसको ये निचोड़ रहे हैं, निचोड़ के अपने पॉकेट्स को जो है वो भर रहे हैं। इसके लिए जब वहां पे बहुत पब्लिक आउटक्राई हुआ, मीडिया में बहुत न्यूज छपी, तो सामने आया जिम रेडक्लिफ और इन्होंने जो है वो 1.8 जिम रेडक्लिफ ने जो बाय किया उसके लिए उन्होंने 1.34 बिलियन पे किया, $1.34 बिलियन पे किया सिर्फ 27% स्टेक के लिए, 27.7% टू बी प्रिसाइज। और उस टाइम में ग्लेजर फैमिली ने उनको कहा था कि यदि आप 7 बिलियन प्लस हमको दे देंगे तो हम पूरा का पूरा फुटबॉल क्लब अपने पूरे शेयर जो हैं वो आपको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। आज की डेट में शेयर होल्डिंग ये है कि ग्लेजर फैमिली 69% ओन करती है, 27.7% जिम रेडक्लिफ ओन करते हैं और 3.3% स्टेक जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इसके आज की डेट में ट्रेड होते हैं, जिसमें से थोड़े से शेयर मैं भी ओन करता हूं। तो मतलब रिटेल में जो है वो 3.3% स्टेक है। तो आप ये सोचिए कि यदि $1.34 बिलियन में सिर्फ 27% स्टेक अगर ये ले रहे हैं जिम रेडक्लिफ, तो बाकी बचे हुए 72-73% का क्या वैल्यू होगा? आज की डेट में जो स्टॉक प्राइस मैनचेस्टर यूनाइटेड का ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से उसकी वैल्यूएशन जो है वो $2.75 बिलियन के आसपास आ रही है और सिर्फ 27% के लिए $1.75 बिलियन जो है वो जिम रेडक्लिफ ने 2 साल पहले दिया था। तो आप ये सोचिए कि यानी ये तो 30% से भी कम है, तो बाकी बचे हुए 70% जो है क्या वो सिर्फ $1 बिलियन वर्थ ही है कि उससे ज्यादा है? तो इसके अंदर में मुझे काफी जूस नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आज की डेट में $15.5 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये मतलब ये अच्छा खासा मुझे रिटर्न देगा। मैं कोई प्राइस टैग तो डालना नहीं चाहूंगा, परंतु क्योंकि ये 5, 10, 15 साल में होल्ड करके रखूं, ये अच्छा रिटर्न देगा क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जो है वो वर्ल्ड का सबसे प्रीमियर फुटबॉल क्लब है। मतलब इसका जो वैल्यूएशन लगाया था फोर्ब्स ने, फोर्ब्स के हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो वैल्यूएशन है वो $6 बिलियन के आसपास में।
$6 बिलियन। तो 5.5 से $6 बिलियन जो है, 5.5 टू बी प्रिसाइज, लास्ट ईयर का वैल्यूएशन था ये, अभी ये बढ़ के $6 बिलियन के आसपास हो गया है। सबसे ज्यादा जो है $5.5 बिलियन का इसको वैल्यूएशन मिल रहा है। वर्ल्ड के जो टॉप 5 क्लब्स हैं, जिसमें रियल मैड्रिड हुआ, बार्सिलोना हुआ, आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड हुआ, बैन म्यूनिख हुआ, है ना, और पेरिस सेंट जर्मन हुआ, उसमें एक में यही क्लब जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि यूरोप की जो 4 बड़ी फुटबॉल लीग्स हैं, कौन सी 4 बड़ी फुटबॉल लीग्स हैं? सबसे बड़ी फुटबॉल लीग है प्रीमियर लीग, जो ब्रिटेन की है, जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड है। दूसरी बड़ी फुटबॉल लीग है स्पेनिश फुटबॉल लीग। तीसरी सबसे बड़ी लीग है जर्मन लीग, और चौथी सबसे बड़ी लीग है इटालियन लीग। इसमें जो नंबर 2 और नंबर 3 की जो सबसे बड़ी लीग है, यानी कि जर्मन और स्पेनिश लीग, इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स या गल्फ के सोवेरियन वेल्थ फंड्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे उन देश का कानून बोलता है, नियम ये बोलता है कि 51% स्टेक जो है वो फैंस का, यानी उसी देश के लोगों का जो उस फुटबॉल क्लब के मेंबर्स हैं, वही ओन कर सकते हैं। तो ये जो प्राइवेट इक्विटी फंड है या जो सोवेरियन वेल्थ फंड है, ये यूजुअली देखते हैं कि मेजॉरिटी स्टेक इनके पास में है। तो इसके कारण से मुझे स्पेनिश लीग और जर्मन लीग की तो क्लब्स बहुत ज्यादा ये ओन नहीं कर पाएंगे। हालांकि वेलेंसिया जो है स्पेनिश लीग में जो कुछ बड़े क्लब है, उसके अंदर में ये है कि 51% जो है वो क्लब मेंबर्स ओन करेंगे, और बाकी आप प्राइवेट इक्विटी या किसी को दे सकते हो। वेलेंसिया करके एक स्पोर्ट्स क्लब है वहां पे, जिसमें काफी बड़ा स्टेक सिंगापुर बेस्ड एक बिजनेसमैन है पीटर लिम, वो ओन करते हैं। तो पर जर्मन में वैसा कुछ देखने को मिला नहीं है। फिर रह जाता है चौथा बड़ा लीग, इटालियन लीग, जिसको सीरिया ए भी कहा जाता है। सीरिया ए में एक क्लब है एसी मिलान। एसी मिलान को एक टाइम में सिल्वियो बर्लुस्कोनी, जो इटली के महान आप कह लीजिए कि रंगीन मिजाज पॉलिटिशियन थे, वहां के आप समझिए कि लीडरशिप काफी सालों तक उन्होंने संभाली है। वो एक टाइम में एसी मिलान को ओन करते थे। आज की डेट में रेडबर्ड कैपिटल करके यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म है, वो उसको ओन करती है। वैसे इंटर मिलान एक और बहुत फेमस फुटबॉल क्लब है। इंटर मिलान को जो है ओक ट्री प्राइवेट कैपिटल लिमिटेड जो है वो 2024 से ओन कर रहा है। एसी मिलान 2022 में इन्होंने बाय कर लिया था, रेडबर्ड ने बाय कर लिया था। जिनोआ करके एक और फुटबॉल क्लब है, उसको 777 पार्टनर एक और बहुत बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म है, वो ओन करती है। तो मैंने जो आपको बताया कि ट्रेंड आप देख रहे क्या है, 2 ट्रेंड जो है उसमें एक ट्रेंड तो ये है कि अमेरिका बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म्स या बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो स्टेक ले रहे हैं, या फिर गल्फ के जो सोवेरियन वेल्थ फंड्स हैं वो स्टेक ले रहे हैं। दूसरा जो इसके अंदर में ट्रेंड नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि कोरोना के बाद से, पेंडेमिक के बाद से काफी सारी ओनरशिप जो है वो चेंज हुई। मैनचेस्टर यूनाइटेड में 27% स्टेक जिम रेडक्लिफ ने लिया। एसी मिलान और इंटर मिलान दोनों 2022-2023 में ही बिके हैं। जिनोआ भी बिका है, और अलग अलग ऐसे फुटबॉल क्लब्स हैं। चेल्सिया जो है वो भी 2023 में बिका है। तो पेंडेमिक के बाद से जो है वो इन क्लब्स की स्थिति बहुत बुरी हुई, और अब इसमें इंस्टीट्यूशन मनी आ रहा है। जब कभी भी इंस्टीट्यूशनल मनी आना शुरू हो जाता है तो आप समझ जाइए कि अब इसके जो शेयर प्राइसेस हैं उसमें तेजी, उसमें उड़ान हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी। तो इसी होप के साथ में मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के शेयर्स खरीदे हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को काफी विस्तार से मैंने समझाया है कि मैंने क्यों ये ओन किया। अब यही करते करते 29 मिनट्स हो गए। अगेन बहुत बड़ा वीडियो ना बन जाए, मैं बाकी की चीजों को संक्षेप में समझाऊंगा, बहुत ज्यादा बड़ा बनाऊंगा नहीं, क्योंकि पेड वीडियो तो आप पैसा देते तो लंबा वीडियो देख भी लो, जो पिछला 45-46 मिनट का बना है। ये तो फ्री है, तो आप लोग, मुझे लगता नहीं है कि इतना लंबा वीडियो देखोगे। सेकंड, मेरा जो इन्वेस्टमेंट थीसिस था वो था स्पोर्ट्स बेटिंग कंपनी के ऊपर में, ठीक है। और आप बोलोगे कि भैया मैं स्पोर्ट्स बेटिंग कंपनी के ऊपर में क्यों इतना बुलिश हूं। अमेरिका में 2 बड़ी स्पोर्ट्स बेटिंग कंपनी है। सबसे बड़ी का नाम है फैंड्यूल, दूसरी सबसे बड़ी है उसका नाम है ड्राफ्ट किंग। मैंने ड्राफ्ट किंग में अच्छे खासे शेयर्स खरीदे हैं।
रीजन ड्राफ्ट किंग में शेयर्स लेने का ये रहा है, देखिए पहली बात तो इंडिया में हम रहते हैं, अगर हम स्पोर्ट्स बेटिंग कंपनी, स्पोर्ट्स पे सट्टा लगाने वाली है, स्पोर्ट्स बुक जो स्पोर्ट्स की बुक बनाती है कंपनीज, ऐसी कंपनी में शेयर लेना चाहे तो इंडिया में हमारे पास कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं। स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी में जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड में मैंने खरीदा, इसमें लेना चाहे तो हमारे पास कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं। तो मैंने बाहर वही कंपनीज को पकड़ा जो इंडिया में ऑप्शन नहीं है। यदि आप मेरे पेड वीडियोस देख रहे हो तो आपको वो एक पैटर्न जो है वो समझ में आया होगा। सबसे पहले पेड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी सिल्वर माइनिंग कंपनी है, पैन अमेरिकन सिल्वर, पास जिसका PAAS जिसका सिंबल है, उसको मैंने परचेज किया है। 24 अक्टूबर को मैं शायद वो वीडियो लाया था, 2 महीने भी नहीं हुआ और मेरे को 50% के ऊपर रिटर्न जो है वो पैन अमेरिकन सिल्वर ने दे दिया है। बहुत फिनोमिनल रिटर्न दिया। उसी तरीके से ये जो दूसरी कंपनी, जो दूसरे पेड वीडियो में मैंने बताया था, ड्राफ्ट किंग भी $30 के आसपास मैंने खरीदा था, अभी $35 के ऊपर चल रहा है, यानी 1/6 यानी 16% का रिटर्न जो है एक महीने में मुझे ड्राफ्ट किंग दे चुका है। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी तेजी से इतना अच्छा रिटर्न देगा। एक महीने में 16% का रिटर्न जो है ये बहुत अच्छा रिटर्न होता है। आई मीन मिलता नहीं है भाई, फिनोमिनल है। और अमेरिकन जो सिल्वर माइनिंग कंपनी है पास, उसने तो अभूतपूर्व, मैंने सोचा नहीं था कि 60% मुझे रिटर्न देगा, 50% के ऊपर देगा। 50% के ऊपर जो है वो पैन अमेरिकन सिल्वर ने मुझे दे दिया है 1.5 से पौने 2 महीने में। तो ये पता नहीं, मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत जीनियस था, ये लक है, किस्मत ने मेरा साथ दे दिया और मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। ड्राफ्ट किंग में मैंने क्यों खरीदा है? पहली बात, इंडिया में ऑप्शन नहीं है इस टाइप की कोई कंपनी खरीदने में। दूसरी चीज, फुटबॉल वर्ल्ड कप आ रहा है जुलाई अगस्त में, अमेरिका में होगा। चूंकि ये स्पोर्ट्स बेटिंग कंपनी है तो मुझे उम्मीद है कि इसका बहुत ज्यादा जो है वो बिजनेस जो है बढ़ेगा। हालांकि मेन कमाई जो है इसकी नेशनल फुटबॉल लीग जो है NFL, उसके थ्रू होता है और बेसबॉल के थ्रू होता है। तो अमेरिकन फुटबॉल और बेसबॉल जो है वो बेसिकली इसका अर्निंग का माध्यम है। तीसरा बड़ा माध्यम मुझे खुलता हुआ नजर आ रहा है, वो फुटबॉल का नजर आ रहा है, जो इस साल वर्ल्ड कप अमेरिका में होने वाला है उसके कारण। एक और बड़ा रीजन है, आप देखेंगे अमेरिकन मार्केट में स्टार्टअप कंपनी है कल्शी, जो प्रिडिक्शन मार्केट में जो है उतरी है। यानी वो एक क्वेश्चन देती है कि क्या आज बारिश होगी कि नहीं होगी, और उस पर लोग जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं, यस या नो, वन वर्ड में जवाब देते हैं। कल्शी का जो है वो जो अभी लेटेस्ट राउंड में जो फंड उसने रेस किया, उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन $11 बिलियन का, $11 बिलियन। और ड्राफ्ट किंग जो है ये भी प्रिडिक्शन मार्केट में उतर रही है। इंडिया में सट्टेबाजी पे बैन है, बट अमेरिका में 35 स्टेट्स, 50 स्टेट्स है अमेरिका, उसमें लगभग 35-36 स्टेट जो है वो स्पोर्ट्स बेटिंग को अलाउ करते हैं। 26 मार्केट में ड्राफ्ट किंग है। 27% स्टेक जो है वो अमेरिकन स्पोर्ट्स बेटिंग मार्केट का ड्राफ्ट किंग के पास में है। 42% फैंड्यूल के पास में है। आप बोलोगे कि मैंने फैंड्यूल में क्यों नहीं लगाया, ड्राफ्ट किंग में क्यों लगाया? कभी भी नंबर 2 पे लगाना ठीक रहता है, क्योंकि नंबर 2 हमेशा नंबर 1 के पास पहुंचने की कोशिश करता है या उससे आगे निकलने की कोशिश करता है। तो मैनेजमेंट पूर्ण जोर से जो है स्ट्रैटेजी बना रहा है कि किसी भी तरीके से अपना मार्केट शेयर बढ़ाएं। फैंड्यूल का मुझे लग रहा है कि मार्केट शेयर सैचुरेट हो गया है, तो उसमें अभी बहुत ज्यादा मुझे स्कोप लगा नहीं हो, और मेरा बेट सही रहा। एक महीने में 15-16% का मुझे रिटर्न मिल रहा है। दोस्तों, मैंने कुछ टर्म्स आप लोगों को बताई थी कि स्पोर्ट्स बेटिंग मार्केट में जो है वो आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए, मैं वो रिपीट नहीं करूंगा। उसमें से एक था लाइफ टाइम कस्टमर एक्विजिशन का, उसका रेशियो, यानी कोई भी कस्टमर जो आ रहा है बेट लगाने के लिए आपके प्लेटफॉर्म पे, तो उसको अपने प्लेटफॉर्म तक लेके आना, तरह तरह के प्रलोभन देके, एडवर्टीजमेंट देके। उसमें मान लीजिए $1 यदि खर्चा करती है ड्राफ्ट किंग, तो वो बेटर जो है वो $60 जो है वो ड्राफ्ट किंग को दे के जाता है। ठीक है, तो ये जो लाइफ टाइम एक्विजिशन वैल्यू जो है इसकी ड्राफ्ट किंग की, ये बहुत जबरदस्त है। ये एवरेज जो है अमेरिकन बेटिंग मार्केट कंपनीज का वो 1:3 के आसपास में, इसका उसके दुगना है।
चौथा एक और बड़ा रीजन इसमें इन्वेस्ट करने का ये है कि ESPN ने ड्राफ्ट किंग के साथ में टाइप किया है। ESPN आपको मालूम है बहुत बड़ा स्पोर्ट्स चैनल है, तो मुझे लगता है कि ये और एक एवेन्यू जो है वो ओपन कर रहा है ड्राफ्ट किंग के लिए। तो मोटा मोटी जो थीसिस है इन्वेस्टमेंट करने का वो मैंने आपको बताया। ड्राफ्ट किंग के पीछे 35 मिनट हो गए हैं। माइक्रोवेव इन्वेस्टिंग के लिए अब ज्यादा समय बचा नहीं, संक्षेप में मैं आप लोग को बताऊंगा। किसी और टाइम जो है कुछ दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा, पेड रहेगा कि फ्री रहेगा वो बाद में मैं सोचूंगा माइक्रोवेव पे, क्योंकि अभी बहुत कुछ मुझे बताना बाकी है, वो अब इसके अंदर तो आ नहीं पाएगा। तो ये मोटा मोटी थीसिस आपको मैंने बता दिया ड्राफ्ट किंग और मैनचेस्टर यूनाइटेड में इन्वेस्टमेंट करने का। माइक्रोवेव इन्वेस्टिंग में जो कुछ लोगों ने मुझे फोन करके क्वेश्चन पूछा था, मैंने आप लोगों को उस वीडियो के अंदर में बताया था कि जिस तरीके से इंसान के जीवन का एक साइकिल रहता है, लाइफ साइकिल रहता है, वैसे बिजनेस का भी एक साइकिल रहता है और स्टॉक मार्केट का भी एक साइकिल रहता है। कौन से बिजनेस साइकिल में कौन से तरीके के स्टॉक्स में एंटर करना है, मतलब अर्ली बुल मार्केट में किस तरीके के सेक्टर के स्टॉक्स खरीदने चाहिए, लेट बुल में किस तरीके के खरीदने चाहिए, अर्ली बियर में कौन से होने चाहिए, लेट बियर में कौन से होने चाहिए, मिडिल बुल में कौन से होने चाहिए, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। आप में से जो देखने के लिए इच्छुक है वो पुराना वीडियो मेरा देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। बाकायदा सेक्टर के साथ में मैंने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया था। उसके आगे की चीज मैं आपको बताऊं, जो कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, वो ये पूछा कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन से, मतलब हम कौन से पीरियड में अभी आज की डेट में चल रहे हैं। तो सबसे पहला तो जो मैंने आंसर दिया, जो उसमें समझाया, आपके क्वेश्चन का आंसर उसी में है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूं, लेट बुल साइकिल में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा कुछ रिटर्न देता है तो वो है मेटल्स की स्टॉक। मेटल स्टॉक का पीक टाइम रहता है लेट बुल साइकिल, ठीक है। तो लेट बुल साइकिल जब मेटल के स्टॉक प्राइसेस तेजी से भाग रहे हैं तो आप समझ जाना कि भैया इसके पीछे जो है वो रीजन है कि हमारा स्टॉक मार्केट जो है वो लेट बुल साइकिल में एंटर कर गया है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, यानी उस क्वेश्चन के अंदर में ही आपका आंसर था। दूसरी चीज जो है वो है कि आपको कुछ डाटा पॉइंट्स के ऊपर में नजर रखने की जरूरत है। ये डाटा पॉइंट्स कौन कौन से हैं और कौन रिलीज करता है। तो सबसे पहला डाटा पॉइंट जिस पे आपको नजर रखना है वो है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई नंबर्स, ठीक है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई नंबर्स जो हैं वो हर 12 तारीख को जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है, मॉस्पी, वो रिलीज करती है, MOSPI। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई पे नजर रखना है। सीपीआई नंबर यदि ज्यादा आया तो, अभी तो कम आ रहा है, ज्यादा आया तो मैंने उस आपको वीडियो में बताया कि किस तरीके के स्टॉक्स जो हैं उनको शॉर्ट जो है वो लोग करते हैं, मैं भी करता हूं। शॉर्टिंग किस टाइप के स्टॉक्स में होती है वो सीपीआई डब्ल्यूपीआई के नंबर्स पे कैसे होता है, इन्फ्लेशन कितने तरीके के होते हैं, मैंने ये भी बताया था आपको कि भैया अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है उसमें अगर आपने बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज को शॉर्ट मारा तो आपको जबरदस्त लॉस ही लॉस होगा। क्यों होगा वो रीजन भी मैंने आपको बताया था, तो वो नहीं बताऊंगा। पर सीपीआई डब्ल्यूपीआई नंबर्स जो है वो आपको ध्यान रखना है कि इसके डाटा को ध्यान रखना है। सीपीआई नंबर कम आता है तो कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन बढ़ने के चांसेस आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट कम करता है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं अक्टूबर में रीडिंग आई थी 0.25% और आरबीआई ने जो है वो अपनी रिसेंट मीटिंग में इंटरेस्ट रेट को कम किया। तो सीपीआई डब्ल्यूपीआई नंबर्स पे आप नजर रखें। सीपीआई डब्ल्यूपीआई नंबर्स बहुत कुछ कहानी बता देते हैं, ठीक है। तो पहला ये हुआ। दूसरा है आईआईपी, ठीक है। आईआईपी जो है वो बेसिकली आपका मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और पावर सेक्टर, ये तीनों जो कोर सेक्टर, मतलब ये तीन जो मेजर सेक्टर्स हैं, इनका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डाटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगेन MOSPI मॉस्पी जो है वो ही निकालती है इसके डाटा को। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो इंडिया के 8 कोर सेक्टर्स जो हैं वो 40% आईआईपी को जो है कंस्टिट्यूट करते हैं। वो कौन कौन से हैं? कोल है, क्रूड है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी है,
फर्टिलाइजर है, स्टील है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो यानी ये सारे डाटा आपको आईआईपी के अंदर में मिल जाएंगे। ये 8 कोर सेक्टर्स है, बट ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में आईआईपी को डिवाइड किया जाता है। वो 3 कैटेगरीज मैंने आपको जैसे बताया, एक मैन्युफैक्चरिंग है, दूसरा माइनिंग है, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी या पावर है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 77.6% वेटेज है उसका आईआईपी में, 14% जो है 14.4% वो माइनिंग का है, और 8% के आसपास में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या पावर का है। ये जो 8 कोर सेक्टर्स बताए, इसमें से कुछ माइनिंग में फॉल करते हैं, कुछ आपके मैन्युफैक्चरिंग में फॉल करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी में फॉल करते हैं। तो ये 8 कोर सेक्टर्स जो है, इनके डाटा जो है, और ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज जो है, इसके डाटा जो है आपको आईआईपी नंबर्स में मिलेंगे। आईआईपी नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। जीडीपी बहुत कुछ जो है, उस जीडीपी आने के पहले आईआईपी जो है बहुत सारी कहानी जो है वो बयां कर देती है। तो आईआईपी नंबर्स पे ध्यान रखने की जरूरत है। लार्सन एंड टूब्रो, एल&टी, आईआईपी नंबर्स आते हैं तो किस तरीके से बिहेव करता है, ये भी मैंने आपको पेड वीडियो में बताया था, तो मैं अभी फिर से उसको दोहराऊंगा नहीं। फिर एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो है वो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जो एस&पी ग्लोबल जो है वो रिलीज करता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विस पीएमआई के नंबर्स आते हैं। इस पे भी आप लोग को नजर जो है वो रखनी है। चौथा है जीएसटी के नंबर, वो महीने के शुरुआत के कुछ दिनों के अंदर में आ जाते हैं, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो बताता है। ट्रेड डाटा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हुआ, इसका भी फिगर जो है हर महीने की शायद 15 तारीख को आता है। ये कॉमर्स मिनिस्ट्री करती है। कल ही डाटा आया है, कल के डाटा ने दिखाया है कि जो ट्रेड डेफिसिट हुआ है वो नवंबर के महीने में सिर्फ $6 बिलियन का हुआ। $74 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया और $80 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया, तो बहुत कम हुआ है। यही पिछले महीने में बहुत ज्यादा, अक्टूबर के महीने में बहुत हैवी ट्रेड डेफिसिट था। तो ट्रेड डाटा को आपको नजर रखना है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, ये हर फ्राइडे को आरबीआई जो है वो वीकली डाटा प्रोवाइड करता है। आरबीआई की वेबसाइट पे जाके आपको नजर रखना है कि भैया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस हफ्ते बढ़ा है कि घटा है। वो बहुत सारी चीजें बयां करता है। क्या मेनली बयां करता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफपीआई जो है या एफआई जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं इंडिया में स्टॉक्स या बॉन्ड्स, कि क्या कर रहे हैं। तो अच्छा, अगर आपको ये नंबर पता करना है कि एफपीआई बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो उसका हर दिन डाटा आता है एनएसडीएल में। एनएसडीएल की वेबसाइट में जाइए, nsdl.co.in टाइप कीजिए, आपको वो डाटा मिल जाएगा। स्टैटिस्टिक करके उसमें कॉलम होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एफपीआई के नंबर्स मिल जाएंगे। तो ये मोटा मोटी जो है ये डाटा फॉरेन एक्सचेंज का आरबीआई से, और एफपीआई फ्लोज का यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फ्लोज का एनएसडीएल से, यहां से आप चेक कर लिया कीजिएगा। एनएसडीएल में रोज देख सकते हैं, आरबीआई में फॉरेक्स हर हफ्ते में एक बार फ्राइडे रात में आप लोग देख लेना। फिर बैंक क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रोथ का डाटा, ये भी आरबीआई देता है, फोर्टनाइटली रहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो क्रेडिट बढ़ रहा है, तो क्रेडिट बढ़ रहा है इसका मतलब है कि कंजम्पशन बढ़ेगा, कंज्यूमर सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है। डिपॉजिट बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि लोग सेविंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, विच इज नॉट गुड फॉर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर फिस्कल डेफिसिट का डाटा जो है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देता है, आपको देखना है। एक इंपॉर्टेंट डाटा जो इकोनॉमी की पल्स बताता है वो है ऑटो सेल्स डाटा, जिसको सियाम जो है वो हर हफ्ते, जो इनका ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का जो ये ऑटोमोबाइल एसोसिएशन जो है वो रिलीज करता है हर महीने के पहले हफ्ते में। तो ये बताता है कि भैया व्हीकल्स कितने सेल हुए, ठीक है। तो ये व्हीकल सेल्स के ऊपर में पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रक्स, इन सब के सेल्स से पता चलता है ट्रैक्टर्स की इकोनॉमी में बूस्ट है कि नहीं है। फिर उसके अलावा आपको जान के आश्चर्य होगा कि फ्यूल कंजम्पशन, यानी कि कितना डीजल, कितना पेट्रोल, ये सब देश में कंज्यूम हुआ, इसका भी डाटा अवेलेबल है। ये पीपीएसी करके है, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, ये प्रोवाइड करता है। मैं फ्यूल कंजम्पशन, ये मेरी फेवरेट वेबसाइट है पीपीएसी, जो आपको मैं बता रहा हूं, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल। इसमें जाके आप देखिए, भरपूर जानकारी है, भंडार है जानकारी का। ये सब बातें देखिए, ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए, कोई आपको नहीं बताएगा। अच्छे अच्छे पत्रकारों को ये चीज नहीं मालूम है जो मैं आप लोग को बता रहा हूं, तो इसको ध्यान से आप नोट्स बनाइए।
तो ये कौन से डाटा है और कौन सी मिनिस्ट्री या कौन सा डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, ये मैंने आपको बताया। इसमें 45 मिनट हो गए। इन डाटास को कैसे इंटरप्रेट करना है, इसके ऊपर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। नई नई जानकारियां आपको क्या मिली? एक मैंने आपको बताया कि रॉस आर्कटॉस स्पोर्ट्स इंडेक्स है, गूगल कीजिए, जाके इसके बारे में पढ़िए कि ये स्पोर्ट्स इंडेक्स क्या है और क्या बताता है। दूसरा, मैंने इंग्लिश प्रीमियर लीग में कैसे ओनरशिप पैटर्न चेंज हुआ, किस तरीके से अमेरिका के वेल्दी लोग या प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो हैं वो इंग्लिश फुटबॉल क्लब्स को खरीद रही हैं, और कैसे गल्फ के सोवेरियन वेल्थ फंड्स खरीद रहे हैं, इसके ऊपर मैं बताया। तीसरी नई चीज मैंने आपको ये बताई कि जर्मनी और स्पेन का फुटबॉल क्लब जो है वहां खरीदना मुश्किल है, क्योंकि वहां का रूल ये बोलता है कि 51% स्टेक जो है वो फैंस के पास ही होना चाहिए। तो सिर्फ दो बड़े स्पोर्ट्स लीग बच जाते हैं जहां पे परचेज किया जा सकता है, एक है इटली और दूसरा है अपना इंग्लैंड का प्रीमियर लीग। तो इसलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है, जो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड है आफ्टर रियल मैड्रिड, उसकी वैल्यू जो है वो मुझे लगती है कि आने वाले दिनों में बहुत तेजी से वैल्यू बढ़ेगी। चौथी चीज मैंने स्पोर्ट्स बेटिंग के बारे में आपको बताया। उसमें मैंने आपको बताया कि क्यों मैंने ये स्पोर्ट्स बेटिंग की कंपनी ड्राफ्ट किंग खरीदी है। पांचवा, मैंने आपको बताए हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स डाटा पॉइंट्स, और वो कौन सी मिनिस्ट्री कब निकालती है, डिपार्टमेंट कब निकालता है, उसके बारे में बताया। तो ये मैंने लास्ट में आप लोगों को एक जिस्ट भी दे दिया है। ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, नोट्स बनाइएगा, और आगे जो है वो कैसे इन डाटा पॉइंट्स को यूज करके हम मैक्रोवेव इन्वेस्टिंग में यूज करेंगे, इसके ऊपर में मैं एक पेड ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पेड वीडियो बनता है जब आपकी जेब से पैसे जाते हैं, तभी आप लोग सीरियसली वीडियोस को देखते हैं। तो दोस्तों, समाप्त करता हूं। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।